जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सैयद अहमद बरेलवी से। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कशन की थी रिगार्डिंग द मुस्लिम रिफॉर्मर्स, जिसमें शाह वलीउल्लाह साहब को और मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरिंदी को हमने डिस्कस किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे सैयद अहमद बरेलवी से। दो रिफॉर्मर्स और हैं जो कि 1857 या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से जो है वो पहले आते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम जो है वो कॉजेज़ ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर की बात करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसकी जो क्या कॉजेज़ थे वो क्या थे, वो क्यों फेल हुई, और उसके जो आफ्टर मैथ या आफ्टर फैक्ट्स हैं वो क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो सैयद अहमद बरेलवी हैं, इनका जो पीरियड है 1786 से 1831 तक है। ये बेसिकली एज आ समझ लें कि फ्रीडम फाइटर के तौर पर जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। इनके साथ जो है वो दुदू मियाँ और टिटू मीर का भी जो है वो आप कहीं पढ़ेंगे, साथ ही पढ़ेंगे जब आप इन डिटेल जो इन डेप्थ स्टडी करेंगे इसके हवाले से। इसको हम देखते हैं कि व्हेन महाराजा रणजीत सिंह एस्टेब्लिश्ड हिज किंगडम ओवर द पंजाब एंड द फ्रंटियर, के महाराजा रणजीत सिंह ने एस्टेब्लिश किया अपना किंगडम जो है वो ओवर द पंजाब एंड द फ्रंटियर। जैसे कि पहले जो कश्मीर है वो भी पंजाब का हिस्सा था, बाद में जो है वो इन्होंने सेल कर दिया। 1846 फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी उसके बाद। इनका जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था उस वक्त का वो बड़ा मुख्तलिफ था फ्राम द टाइम ऑफ शाह वलीउल्लाह। इन 1828 जो है वो सैयद अहमद बरेलवी लीडर ऑफ मुजाहिदीन जो जाने जाते हैं, इन्होंने मदद मांगी महाराजा दौलत राव सिंधिया से ऑफ द मराठास, जो कि मराठा का हेड था, और जिहादी मूवमेंट को जो है वो लॉन्च किया, जिसकी वजह से इसको स्ट्रेंथ मिली स्टार्ट में, और लेड बाय सैयद अहमद बरेलवी, एडिड बाय शाह इस्माइल शाहिद साहब हैं जिन्होंने इसको असिस्ट किया। द मुजाहिदीन मूवमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड द वहाबी मूवमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो लॉ थे, इस्लामिक लॉज थे, वो बड़े स्ट्रिक्ट थे। यानी आप दरबारों पर जाके सजदा नहीं कर सकते, हलवे वाली ईद नहीं मना सकते, या और जो रिचुअल्स हैं जो उस वक्त क्या कहते हैं मिक्सअप हो चुके थे इस्लामिक कल्चर में, तो उसको उन्होंने निगेट किया। आगे हम चलते हैं। इस हवाले से देखते हैं कि वहाबी जो नाम दिया गया इस मूवमेंट को, इसमें कितनी क्या कहते हैं हकीकत थी। कुछ जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो ये कहते हैं कि इसमें कोई ऐसी इतनी सदाकत नहीं थी, लेकिन कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स ये कहते हैं कि ठीक है, इसको वहाबी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने रिजेक्ट किया बिदत को, और जो न्यू इनोवेशंस जो हैं वो इस्लाम में आ चुकी थी उनको जो है वो डिनाई किया, और एज वेल एज जो है वहादतुल वजूद का जो है कॉन्सेप्ट जो है, या जो हम जो क्या कहते हैं पीर वगैरह को जो है जाके मांगते हैं, दरबारों पर सजदा रेज होते हैं, तो उसको निगेट किया। लिहाजा पॉलीथीज़म एंड अपीलिंग टू गॉड थ्रू हॉली पर्सोनेज जो है वो इन्होंने डिनाई किया कि जनाब साहब ऐसा नहीं है, आप किसी के आगे जो है वो सजदा रेज होकर खुदा से नहीं मांग सकते, सिर्फ अल्लाह की ज़ात कादिर है, और मांग सिर्फ आप अल्लाह से सकते हैं, उसी को पुकार सकते हैं। इन ऑर्डर टू ओवरथ्रो द सिख किंगडम ऑफ द पंजाब, सैयद अहमद अराइव्ड इन पिशावर। सबसे पहले ये पिशावर में आए सिंध के रास्ते से और राजपुताना से होते हुए 1826 में। अ सीरीज ऑफ फेयर्स बैटल जो है वो विद द सिख आर्मीज टुक प्लेस। काफ़ी सारे जो है वो बैटल्स हुए, और बड़े कह लें कि शिद्दत वाले बैटल्स थे जिसमें कत्लेआम हुआ। इन विच द मुजाहिदीन रिटेन्ड द अपर हैंड, बट इन द बैटल ऑफ बालाकोट दे वर डिफीटेड एंड बोथ लीडर्स लॉस देयर लाइव्स। हुआ ये कि शुरू में तो काफ़ी इनको कह लें कि फतुहात मिली, लेकिन बालाकोट के मकाम पर जो बैटल ऑफ बालाकोट हुआ वहाँ पे ये शिकस्त का सामना करना पड़ा, और दोनों ही जो कंपेनियंस थे उनकी जो है वो शहादत हो गई। द मूवमेंट फेल्ड ड्यूरिंग द 5-year आर्म स्ट्रगल बिकॉज द चिफ्टियंस ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कंसिडर्ड द मुजाहिदीन टू बी फैनेटिक्स एंड डिड नॉट विश टू फॉलो देयर हार्श सिस्टम ऑफ बिलीव्स। बेसिकली इसकी फेलियर की बात की गई है कि ये फेल क्यों हुई, 5 साल बाद क्यों जाके इसको कोई सक्सेस नहीं मिली। नंबर 1 इशू ये था कि जो वहाँ के चीफ थे या बड़े सरबराह थे जो कि बहुत बड़े कबीले चला रहे थे, उनको इनसिक्योरिटी फील होना शुरू हो गई कि जनाब साहब इनके जो बिलीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लिहाजा हमें तो फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाना है, ये तो स्ट्रिक्टनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं। दूसरी जो उन्होंने आर्मी गैदर की कह लेंगे पूरे सब कॉन्टिनेंट से, वो हेट्रोजीनियस थी, होमोजीनियस नहीं थी, उनमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। आप कह सकते हैं कि उनका जो लड़ने का स्टाइल था वो मुख्तलिफ था सबका, और टेरियन भी मुख्तलिफ था। कोई क्या कहते हैं पहाड़ी इलाकों से आया था, कोई गर्म इलाकों से आया था, तो ये जो पंजाब वाला एरिया था इसका जो टेरियन है उनको सूट नहीं किया, जिसकी वजह से भी वो ये जिहाद मूवमेंट जो है वो फेल हो गई। इसके बाद
हाजी शरीयतुल्लाह साहब आते हैं, जिनका जो पीरियड है वो 1781 से 1840 तक है। इन्होंने फ्राइजी मूवमेंट जो है वो लॉन्च की। दिस वाज एन ऑर्गेनाइज्ड मिलिटेंट रिलीजियस मूवमेंट थी सेंट्रल्ड इन रूरल ईस्ट बंगाल। अब देखें, शाह वलीउल्लाह साहब ने दिल्ली में जो है वो क्या कहते हैं खिलाफत की मुहिम चलाई। अगर बात की जाए सैयद अहमद बरेलवी की, तो उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर या पंजाब वाली साइड पे जो है वो अपनी कंपेन चलाई, कुछ सिंध का हिस्सा भी था। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बंगाल ईस्ट की तरफ चले जाएं तो ईस्ट बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह साहब ने जो है वो अपनी कंपेन जो है वो लॉन्च की, विच सेट अप एन हिरारिकल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। इट मेट वायलेंस एंड सक्सीडेड इन रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स। शुरू में तो बड़ी मज़ामत का सामना करना पड़ा, लेकिन बिल आखिर इनको रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स में कुछ हद तक कामयाबी जो है वो मिली। फ्राइजी वर स्ट्रिक्ट हनाफीज एंड बिलीव्ड इन तकलीद नॉट इज्तिहाद। इन्होंने इज्तिहाद को निगेट किया और तकलीद की तरफ आए। दे गेव फर्स्ट प्राइमेसी टू द 5 बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम, हेंस देयर नेम फ्राइजी। इनकी जो फ्राइजी मूवमेंट का नाम है, बेसिकली जो हमारे इस्लाम के 5 पिलर्स हैं वहाँ से इनका नाम जो है वो ओरिजिनेट हुआ। जो 5 फ़र्ज़ हैं जिसमें तौहीद है, ज़कात है, रोज़ा है, हज है, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ। दे फॉट अगेंस्ट बिद्दत। इन्होंने बिद्दत के खिलाफ जो है वो जहाद की और शिर्क के खिलाफ जो है वो जहाद की। एंड स्ट्राइव टू रिटर्न टू द परफेक्ट प्योरिटी ऑफ इस्लाम। और इनकी कोशिश ये थी कि जो इस्लाम है अपनी पूरी प्योरिटी में जो है वो रिवाइव हो जाए। दे पोस्ट अन इस्लामिक रिचुअल्स ऑफ ऑल काइंड्स। हर तरह के जो है इन्होंने रिचुअल्स को रिजेक्ट किया जो कि अन इस्लामिक थे। द फ्राइजी लुक्ड ऑन ब्रिटिश रूल एज दारुल हरब, के उन्होंने जो ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था उस वक्त उसको दारुल हरब करार दिया कि मुसलमानों के लिए रहने के लिए ये जगह ठीक नहीं है। अ डोमेन ऑफ वॉर विच वाज पॉलिटिकल स्टांस बट अवॉइडेड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद द ब्रिटिश। बेसिकली इसको बाद में कहा जाता है, कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं ये पॉलिटिकल स्टांस था, पॉलिटिकल स्टांस इन्होंने अडॉप्ट किया था इस हवाले से, दारुल हरब के हवाले से। लेकिन क्योंकि ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है वो ब्रिटिश के साथ नहीं चाहते थे, यानी डायरेक्ट क्या कहते हैं मज़ाहमत जो है वो नहीं चाहते थे। हाजी शरीयतुल्लाह साहब ने इम्पोज किया खिलाफत सिस्टम को, होल नेटवर्क ऑफ कंट्रोल एंड इंटरेक्शन ओवर देयर कम्युनिटी की बात की गई। जो खिलाफत जो है वो खुलफा राशिदीन से चली थी, जिसकी बात शाह वलीउल्लाह साहब ने की थी, वही हाजी शरीयतुल्लाह ने रिपीट की। खिलाफत का निज़ाम होना चाहिए। इन्होंने पंचायत सिस्टम को जो है वो ज़्यादा फ़रोग दिया और ताकि जो डिस्प्यूट्स हैं, लोकल डिस्प्यूट्स हैं, वो सेटल हो सकें, क्योंकि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी या जो ब्रिटिश रूल चलता आ रहा था उनका जो क्या कह लें कि जो कोर्ट्स थी या उनका जो जुडिशल सिस्टम था वो बड़ा मुश्किल था मुसलमानों के लिए। बिकॉज एक तरफ तो हम एजुकेशन बैकवर्डनेस थी और दूसरी तरफ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, दूसरा ये लिथार्जिक भी था, एक लंबा प्रोसेस था, लिहाजा इसको अवॉइड किया और पंचायत सिस्टम को जो है वो फ़रोग दिया। उसके बाद फ्राइजी ने मूवमेंट ने जो अपोज किया ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम को एंड एस्टेब्लिश्ड सॉलिडारिटी बाय इनकलकुलेटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड के भाईचारे की बात की, इक्वालिटी की बात की, यानी वो इस्लामिक वैल्यूज़ जिसकी बेस के ऊपर हमने यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में आकर जो है वो इतना अरूज पाया था उसकी बात की। हाजी शरीयतुल्लाह आल्सो इंसिस्टेड ऑन द काउ स्लॉटर। अब मसला यहाँ पे आया कि जब काउ स्लॉटर की बात की गई, बेसिकली तो उन्होंने इकोनॉमिक बेनिफिट की वजह से कही कि अगर आप एक काउ ज़िबा करते हैं तो उसके 7 हिस्से होते हैं, तो उन्होंने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी बात दुरुस्त थी। लेकिन दूसरी तरफ सब कॉन्टिनेंट में जो काउ है वो गौ माता के तौर पर जो है वो कंसिडर होती थी, हिंदू उसको अपनी गौ माता समझते थे, तो लिहाजा ये भी एक बहुत बड़ा ग्रेट डील ऑफ कन्फ्लिक्ट जो है बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम जो है वो स्टार्ट हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स एम्पायर के, क्यों ज़वाल पजीर हुई, क्या वजूहात थी। वैसे तो मुतअद्दिद वजूहात हैं, कुछ अहम वजूहात जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं और आपके पेपर के हवाले से जो है सवाल ये बड़ा अहम है और पूछा जा सकता है। नंबर 1, वीक सक्सेसर ऑफ औरंगज़ेब, यानी औरंगज़ेब आलमगीर के बाद जो उसके सक्सेसर आए, जो उसके बाद बादशाह आए, वो बड़े वीक थे। देयर बिगेन वॉर ऑफ सक्सेशन आफ्टर औरंगज़ेब, कि आपके पास यानी कोई लॉ भी नहीं था जिसके तहत जो है वो आप जानशीन जो है वो चूज़ करें कि किसको जो है वो नेक्स्ट एम्परर जो है वो बनेगा। उससे पहले भी जो है वो अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो अगर 2 भाई हैं या 3 भाई हैं तो उसमें सबसे जो कमज़ोर होता था उसको मार कत्ल कर दिया जाता था और जो सबसे ताकतवर होता था उसको चूज़ किया जाता था एज अ सक्सेसर। आफ्टर 1707 मोस्ट ऑफ द मुगल रूलर्स हैड इंडल्ज इन लग्जरी एंड इंडोलेंस, के उसके बाद क्या हुआ कि ज़्यादातर जो बादशाह आए वो लग्जरी में इंडल्ज थे। द रूलर लाइक मोहम्मद शाह रंगीला लव सिंगिंग एंड डांसिंग मोर देन अफेयर्स ऑफ एम्पायर, के जनाब साहब ये खुद तारीख ये कहती है कि खुद घुंघरू पहनकर जो है वो दरबार में नाचता था। तो लिहाजा आप देख लें कि औरंगज़ेब आलमगीर के बाद किस तरह के रूलर जो है वो आना शुरू हो गए। वीक सेंट्रल गवर्नमेंट थी,
कि मुगल लॉस कंट्रोल और सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर दिल्ली की बात करें जहां से ये ऑपरेट कर रहे थे, तमाम स्टेट्स को वो वीकनेस का शिकार हो गई। मराठाज ऑफ दक्कन, सिख ऑफ पंजाब एंड जट्स ऑफ आगरा एंड दिल्ली एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन, और इन लोगों ने जो है वो इस सिचुएशन का भरपूर फ़ायदा उठाया और अपने आप को जो है वो अलहदा करने का ऐलान किया कि जनाब साहब हमारा दिल्ली से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है, हम खुद मुख्तार हैं। दे सेट अप सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन द रिस्पेक्टिव एरियाज। नो रूल ऑफ सक्सेशन, जो ऑलरेडी बात की कि कोई रूल नहीं था सक्सेशन का। The succession war that took place among the sons of the शाहजहां caused a great damage to the goodwill of the Mughal dynasty। जो कि शाहजहां के बेटों के दरमियान वॉर हुई, उसने एक कह लें कि गुडविल को अफेक्ट किया जो मुगल डायनेस्टी की एक गुडविल थी। लैक ऑफ रिसोर्सेज थे आपके पास ड्यू टू द वीकेंड्स ऑफ द मुगल्स रूलर्स, द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, गुजरात, दक्कन एंड ओहद बिकम ऑटोनमस एंड इंडिपेंडेंट। ऐसे समझ लें कि ये फाइनेंशियल हब थे जहाँ से आपका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो वो आता था, वो इंडिपेंडेंट हो गए, ऑटोनमस अपने आप को कंसीडर करना शुरू कर दिया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट बिकेम लेस एंड द गवर्नमेंट ट्रेयर्स बिकेम एम्प्टी। बैकवर्ड इन एजुकेशन, सबसे बड़ा इशू था कि जो कम्युनिकेशन गैप था बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मुस्लिम्स, वो एक ये था कि आप बैकवर्ड थे इन एजुकेशन में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुस्लिम रूल द एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस विच वर रन बाय द ट्रस्ट, जो कि ज़्यादातर ट्रस्ट की क्या कहते हैं एमा के ऊपर चल रहे थे। मुस्लिम लैग्ड बिहाइंड इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड मॉडर्न साइंस। एज अ रिजल्ट हिंदूज ऑक्युपाइड हाई पोजीशन इन गवर्नमेंट ऑफिस एंड लेफ्ट द मुस्लिम्स बिहाइंड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। कि इस एजुकेशन बैकवर्ड की वजह से आप हर कह लें कि लाइफ के पहलू में जो वो पीछे जाते रहे, और जो ब्रिटिशर्स थे या ऐसे हिंदू थे जो कि इस क्या कहते हैं कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करके एजुकेट होना चाहते थे, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। लग्जरियस लाइफ की बात की है तो यहाँ पे एक पॉइंट लग्जरियस लाइफ का भी है कि मुगल जो प्रिंस थे वो फाउंड ऑफ लग्जरियस लाइफ थे। एट द कोर्ट द जस्टर्स एंड द म्यूजिशियंस वर प्रेफर टू द ब्रेव एंड द वॉरियर सोल्जर्स। अगर देखा जाए तो उस वक्त जो मज़ाह निगार थे या कह लें कि जो इशार कहने वाले लोग थे या कोई और करतब दिखाने वाले लोग थे, उनको ज़्यादा नवाजा जाता था एज़ कम्पेयर टू द वॉरियर एंड सोल्जर्स, जो कि क्या कहते हैं उस वक्त मुगल की फ़ौज के नुमाइंदे थे, उनको कम मुआवजा दिया जाता था। अनड्यू लिबरल पॉलिसी ऑफ अकबर, पहले हमने बात की दीन अलाई ऑर्डिनेंस की, जब इसने दिया 1582 में, तो उसकी वजह से जो है वो इसकी पॉलिसी जो है वो लिबरल पॉलिसी होगी जो अनड्यू थी, जो कि इस्लामिक वैल्यूज़ के खिलाफ थी। दस हिंदू बिकेम इन्फ्लुएंशियल एंड दे बिगेन टू एक्सरसाइज देयर पावर्स इन द स्टेट अफेयर्स। जो नौ रत्न की बात की थी कि ऐसे ऐसे अहम ओहदे जो है वो हिंदुओं को दे दिए गए, जिसकी वजह से जो है वो इंटरनल कॉन्स्पिरेसीज जो है वो शुरू हो गई। वीक मिलिट्री फोर्स थी हमारे पास। They did not give importance to modern weapons and latest techniques of warfare, the Muslims. So decline in the military force is an important cause of the decline of the Muslim rule in the subcontinent. अब ये देख लें कि 1526 में जो पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ, उसकी मेन वजह ये थी जीतने की कि जो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर एक नए कह लें कि एमुनेशन और अल्ट्री टेक्निक के साथ आया था, जिसकी वजह से इब्राहिम लोदी को जो है वो शिकस्त हुई। लेकिन अब जो है वो आपकी फोर्स जो है वो वीक हो रही थी एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश स्पॉइज। लैक ऑफ नेवल पावर है जनाब साहब आपके पास। द मुस्लिम रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट गेव नो इंपॉर्टेंस टू नेवी, वेयर एज द यूरोपियन कंट्रीज हैड डेवलप्ड देयर फ्लीट्स विच एस्टैब्लिश्ड सुप्रीमेसी ओवर द कोस्टल कंट्रीज। द मुस्लिम्स हैड नो नेवी टू डिफेंड देयर कोस्टल टेरिटरीज। कि आपके पास कोई ऐसी कह लें कि बहरी फौज नहीं है जो कि आपकी इस टेरिटोरियल कोस्ट लाइन को जो है वो डिफेंड कर सके। इसके अलावा अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो दक्कन पॉलिसी बड़ी अहम है कि आपने जो दक्कन तक अपनी क्या कहते हैं सल्तनत को एक्सपेंड कर दिया था, वो जो एक्सपेंशन थी बहुत लार्ज, उसकी वजह से भी जो है वो आपकी गवर्नमेंट जो है वो वीक हुई। फॉरेन इन्वेजन्स हुई हैं इसी दौरान। ड्यूरिंग द मोहम्मद शाह रंगीला इंडिया वाज अटैक्ड बाय द नादिर शाह ऑफ ईरान, जो कि पीकॉक थ्रोन चोरी करके ले गया था, और आपका कह लें कि कोहिनूर डायमंड भी जो है वो चोरी करके ले गया था, लूट कर ले गया था। दिस अटैक प्रूव्ड अ सोयर कह लें कि ब्लो टू द मुगल किंगडम। मराठास पैरालाइज द रिमेनिंग पावर। दूसरी तरफ जो मराठास थे उन्होंने मजीद नुकसान पहुंचाया और पैरालाइज कर दिया मुसलमानों को। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थो डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ मराठास, जिसमें अहमद शाह अब्दाली साहब आया और मराठास के साथ जो है वो जंग लड़ी। येट इट ओनली प्रोवाइडेड द ब्रिटिशर्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू मेक देयर पोजीशन स्ट्रांग इन द सब कॉन्टिनेंट। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि मराठास थे या दूसरी तरफ जट्स थे दिल्ली आगरा में, तो जब उनकी पोजीशन कमज़ोर हुई तो उस पोजीशन का फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने और अपनी पोजीशन को जो है वो ज़्यादा मुस्तहकिम किया।
लॉस ऑफ द स्पिरिट ऑफ जिहाद की बात की गई है कि जनाब साहब क्योंकि मुआवजा कम दिया जाता था, दूसरी तरफ जो है वो स्पिरिट ऑफ जिहाद भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मुसलमानों में कम हो गया था, जो कि क्या कहते हैं इस फौज का हिस्सा थे। अकबर कॉज्ड दिस स्पिरिट बाय प्रेफरिंग हिंदू टू मुस्लिम्स, और ये स्पिरिट ऑफ जिहाद उस वक्त कम हुआ जब अकबर ने प्रेफर किया हिंदुओं को ओवर मुस्लिम्स। डिसलॉयलिटी टू नेशन की बात की गई है कि मीर जाफिर और मीर सादिक जैसे ऐसे मुनाफिक बंदे थे जिन्होंने जो है वो पीठ पे छुरा घोंपा, जिसकी वजह से जो है बैटल ऑफ प्लासी जो है वो लूज़ हुआ, टीपू सुल्तान वाला, और बाकी नुकसान भी जो है वो हुआ। दे शोड डिसलॉयलिटी टू देयर ओन नेशन एंड इन टर्न सफर्ड डिस्ग्रेस इवन एट द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उसके बाद आ जाती है 1857। ये थर्ड जो है वो आपका अहम सवाल है। देखिए हमने जब स्टार्ट किया था ये सिलेबस पाकिस्तान अफेयर्स का चैप्टर 1, तो पहले मैंने बताया था कि मुस्लिम रिफॉर्मर्स आइडियोलॉजी के हवाले से बड़े अहम है। हमने जो है वो 4 मुस्लिम रिफॉर्मर्स को है वो डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले शेख अहमद सरहिंदी साहब थे, दूसरे नंबर पर शाह वलीउल्लाह, तीसरे नंबर पर सैयद अहमद बरेलवी और चौथे नंबर पर हाजी शरीयतुल्लाह थे। उसके बाद जो है हमने कॉजेज़ देखी। जो दूसरा सवाल बनता है कि क्या वजूहात थी मुस्लिम डिक्लाइन के, मुगल डिक्लाइन के, और जो थर्ड क्वेश्चन है वो है द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके कॉजेज जो है वो अक्सर पूछ लेता है। द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को अगर समराइज करें, वाज द लास्ट अटेम्प्ट मेड बाय द इंडियंस टू रिमूव द ब्रिटिश थ्रू मिलिट्री मेथड, के इन्होंने आखिरी कोशिश की कि इन ब्रिटिशर्स को जो है वो दिल्ली सल्तनत से जो हटाया जाए और दोबारा जो बहादुर शाह जफर को जो है वो बरजमान किया जाए। ये अटेम्प्ट फेल हो गई एंड इन द प्रोसेस ऑल दोज इन्वॉल्व्ड कमिटेड एंड सफर्ड ग्रेट वॉयलेंस। ये फेल होने के बाद ये बहुत बड़ा फेलियर था, और उस फेलियर के बाद जो भी इसका पार्ट बना उन सब को जो है वो क्या कहते हैं कह लें कि वायलेंस का, ग्रेट वायलेंस का सामना करना पड़ा, कह लें कि एट द हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स। मोस्ट साउथ एशियंस call it the first war of independence, not a spy mutiny as the British described it। ब्रिटिश जो है वो इसको बेसिकली फौजी बगावत समझते हैं, जबकि जो मोस्ट साउथ एशियंस हैं इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी समझते हैं। पंजाब एंड दक्कन जो है डिड नॉट सपोर्ट द अपराइजिंग। शुरू में जो है इन्होंने इस अपराइजिंग को सपोर्ट नहीं किया, बट डिड पार्शली ट्राई टू ज्वाइन द वॉर। सम स्पॉयज एट नौशहरा एंड मर्दान डिड ट्राई टू रेबल, लेकिन इन्होंने बाद में स्टार्ट किया और ये नौशहरा और मर्दान की जगह के मकाम के ऊपर जो सिपाही है इन्होंने वहां पर लड़ना शुरू किया, मुहाज़ाराई शुरू हुई। बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुक पार्ट इन द अपराइजिंग। इसमें दोनों हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों ने पार्ट अपना प्ले किया, बट द मुस्लिम्स वर सिंगल्ड आउट फॉर पनिशमेंट एज इट वाज बिलीव्ड दे वर बिटर हैड हैविंग लॉस्ट पावर टू द ब्रिटिश। लेकिन मुसलमानों को जो है वो ज़्यादा दुश्मन कंसीडर किया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वो ये समझते थे कि इनमें जो है वो ज़्यादा गमो गुस्सा पाया जाता है जो हमने दिल्ली सल्तनत से इनको हटाया है और ओवरटेक किया है। एक्चुअली द ब्रिटिशर्स हैड टू फाइट मोर अगेंस्ट मराठा, but because the mutineer rebels made the last Mughal ruler the head of their movement, the British believed the Muslims were responsible। देखिए ब्रिटिशर्स ज़्यादातर मराठास के खिलाफ ही लड़े हैं, लेकिन उसके बाद जो इवेंट हुआ कि कुछ जो क्या कहते हैं कह लें कि बागी थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर जो थे लास्ट मुगल एम्परर थे उनको दोबारा बादशाह बनाना चाहा, तो ब्रिटिशर्स ये समझने लग गए कि इस सब के जिम्मेदार जो हैं वो मुसलमान हैं। द हिंदू एंड मुस्लिम्स डिड मेक अ स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड द मुस्लिम वर एक्सेप्टेड एज इंसाइडर, और कुछ हद तक जो है वो इनको इंसाइडर कंसीडर किया हिंदू ने भी। हिंदू भी ये समझते थे कि ये मुसलमान जो हैं वो खुलेआम हमारे साथ नहीं है, खुल्लम खुल्ला हमारे साथ नहीं है, बल्कि अंदर से वो ब्रिटिशर्स के साथ हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। द म्यूटिनी वाज ओवरकम, बगावत जो है उसको ओवरकम कर लिया गया। हाउएवर विद द हेल्प ऑफ इंडियन अलाइज, मुख्तलिफ अलाइज की मदद से महाराष्ट्रियन एंड सिख सोल्जर्स सप्रेस्ड द म्यूटिनियर्स इन ओहद एंड रोहिलखंड। और दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र में और कह लें कि जहाँ जहाँ पे सिखों का होल्ड था, उन सोल्जर्स ने भी ओहद और रोहिलखंड में जो है वो बड़ा कत्लेआम किया। कॉजेज की बात की जाए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, तो नंबर 1 कॉज ये है द रेबेलियन हैड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कॉजेज। द स्पॉयज हैड नॉट फॉरगटन पेट्रियाटिज्म। कहा यह जाता है कि जो फौजी थे, जो ब्रिटिशर्स की फौज में सर्व कर रहे थे, वो पेट्रियाटिज्म या हुबल वतनी जो है वो नहीं भूले थे। बेसिकली किसी भी आप हिस्ट्री में वजूहात लिखेंगे, कॉजेज लिखेंगे, तो हमेशा ये आपने 5 डिमेंशंस जो हैं वो तकरीबन लेकर चलनी है, जिसमें नंबर 1 जो है वो पॉलिटिकल रख लीजिएगा, नंबर 2 इकोनॉमिक रख लीजिएगा, नंबर 3 रिलीजियस रख लीजिएगा, नंबर 4 पे सोशल रख लीजिएगा और नंबर 5 पे इकोनॉमिक रख लीजिएगा। ये वजूहात हैं, 5 वजूहात हैं जिसके ऊपर जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉजेज को, या कोई भी कॉजेज आगे जाके 1947 की कॉजेज भी यही 5 डायमेंशंस हैं, और आगे जाएं तो फॉल ऑफ ढाका के भी यही डायमेंशंस हैं।
In 1806, the sepoys at Vellore in South India showed up sympathy for टीपू सुल्तान। 1806 में कुछ फौजियों ने जो है वो सिंपथी शो की थी टीपू सुल्तान के हवाले से। In 1824, the sepoys in बैरकपुर बंगाल refused to fight in Burma because they were not paid for past services। 1824 में कुछ फौजियों ने जो ब्रिटिश के पास मुस्लिम फौजी जो है वो काम कर रहे थे, उन्होंने इनकार कर दिया वहाँ पे लड़ने के, क्योंकि वो उन्होंने क्लेम किया कि जनाब साहब हमारे पहले भी जो है मुआवजा नहीं दिया। द ब्रिटिश वर अनप्रिपेयर्ड फॉर द लार्ज स्केल ऑफ द आउटब्रेक इन 1857। ये भी एक हकीकत है कि ब्रिटिशर्स भी जो है वो रेडी नहीं थे कि इतना एक बड़ा आउटब्रेक जो है वो हो जाएगा। व्हेन ओहद वाज अनेक्स्ड बाय ब्रिटिश इन 1857 देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ अनरेस्ट। जब ओहद को जो है वो नेक्स्ट किया ब्रिटिशर्स ने, अपनी कह लें कि डोमेन में शामिल किया, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा अनरेस्ट जो है वो क्या कहते हैं, ग्रेट डील ऑफ अनरेस्ट वहाँ पर मौजूद था। The social reforms the British introduced were viewed within suspicious, the abolition of sati and of child marriage and provision for the remarriage widows। अब कुछ ये हुआ कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कुछ लेजिस्लेशंस की, उन्होंने कोई कानून पास किए जिसमें ऐसे कानून थे जिसको हिंदू और मुस्लिम ये समझने लग गए कि जनाब साहब ये डायरेक्ट जो है वो हमारे रिलीजन के ऊपर जो है हमला है। जैसे एबोलिशन ऑफ सती। सती क्या है कि जनाब साहब जब हिंदू कल्चर में किसी का खामंद मर जाता है तो उसकी जो बीवी होती है उसको भी साथ जो है वो जला दिया जाता है, उसको सती कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सती को एबॉलिश किया। चाइल्ड मैरिज जो एक्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और प्रोविजन ऑफ री मैरिज ऑफ विडोज़, जो कि हिंदू कल्चर में फिर अगेन जो है वो विडोज़ की विधवा की जो री मैरिज है उसको गलत समझा जाता है, तो उसको भी इनिशिएट किया, जिसकी वजह से जो है वो कहा यह जाता है कि जनाब साहब ये डायरेक्ट अटैक था हमारे रिलीजन के ऊपर। पीपल बिलीव द ब्रिटिश वर प्लानिंग टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी बाय फोर्स। वहाँ पे कन्वर्जन भी शुरू हो गई थी। इस तरह के मिशनरी एजुकेशन जो है वो स्टैब्लिश हो गए थे, जहाँ पे जो है वो कन्वर्ट किया जाता था हिंदू मुस्लिम्स टू क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर। इन 1850 एन एक्ट बाय द वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ने एक एक्ट पास किया, फर्दर स्ट्रेंथन दिस इम्प्रेशन, जो कि उनके इम्प्रेशन को मज़ीद कह लें कि तोसीह देता है, स्ट्रेंथन करता है रिगार्डिंग द अटैक ऑन रिलीजन, बाय विच कन्वर्ट्स टू अदर रिलीजन वर अलाउड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर इंसेस्टर्स। कि अगर कोई कन्वर्ट हो जाएगा क्रिश्चियनिटी में तो उसको कोई भी जो उसका बाप है उसको अपनी इनहेरिटेंस से जो है वो डिप्राइव नहीं कर सकता। द स्पॉइज हैड टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स दैट दे वुड नॉट रिफ्यूज टू क्रॉस द सी एंड वुड टेक ऑफ इयरिंग्स। अब देखें जो सिख हैं वो कड़ा भी पहनते हैं हाथ में, वो इयरिंग्स भी पहनते हैं, तो इसी तरह से कह लें कि दाढ़ी भी रखते हैं, तो मुसलमान भी जो है वो दाढ़ी रखते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर भी बैन लगा दिया कि जनाब साहब ना तो आप दाढ़ी रख सकते हैं, ना तो आप इयरिंग पहन सकते हैं, ना आप कोई और इस तरह का जो है वो रिलीजियस जहाँ नज़र आए वो आप वेयर कर सकते हैं। द एक्चुअल अपराइजिंग बिगेन बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। अब हुआ ये कि एनफील्ड राइफल्स इंट्रोड्यूस जब करवाई तो उसमें जो कार्ट्रिज थी वो ग्रीस कार्ट्रिज जो थी वो काव और पिग फैट के साथ जो है वो बनी हुई थी। बेसिकली इशू ये हुआ कि जब उस कार्ट्रिज को लोड करने से पहले बाइट किया जाता था। अब वहाँ पे एक बात ये फैल गई कि जनाब साहब ये जो ग्रीस कार्ट्रिज है ये पिग और काव फैट की है। अब काव जो एक तरफ हिंदुओं में गौ माता जानी जाती है और पिग जो है वो हमारे लिए हराम है मुसलमानों के लिए, तो लिहाजा यहाँ से जो है वो सिस्टम कह लें कि यहाँ से जो है वो इशू फ्यूल हुआ, जहाँ से अपराइजिंग जो है वो या स्पॉय म्यूटिनी डेवलप हुई और द ईस्ट इंडिया कंपनी कैंसल्ड द ऑर्डर टू बाइट पुलेट्स बट द डैमेज वाज डन। लेटर ऑन जो है वो इन्होंने अपना वापस लिया फैसला, लेकिन उस वक्त तक नुकसान जो है वो हो चुका था। द स्पॉयज also noted that Europeans were paid higher salaries and were dissatisfied with the system of pensions and land grants for invalid soldiers or survivors of the slain। अब एक और इशू आ गया कि जो लोकल थे वो ये समझते थे कि जनाब साहब हम जो फ़ौजी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं ब्रिटिश फ़ौज में, अब हमें पैसे भी कम दिए जाते हैं, मुआवजा भी कम दिया जाता है, हमारी सैलरी भी कम है, और अगर हम किसी महाज पे लड़ते हुए मर जाएं, मुसलमान जो शहीद हो जाएं, तो इशू क्या हुआ है, इशू क्या है कि जनाब साहब हमें ना तो पेंशन दी जाती है ना ही कोई लैंड अवार्ड जो है वो किया। अब हम बात करते हैं कि ये जो जंग आज़ादी थी, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसके फेलियर के कॉजेज़ क्या थे, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, द रेवोल्यूशनरीज हैड नॉट प्लान्ड द अपराइजिंग मेथोडिकली, देयर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर प्रिमिटिव, ओल्ड स्कूल स्टाइल था, इनका जो कम्युनिकेशन का जो ज़रिया था वो बड़ा वीक था, प्लस इन्होंने जो है वो प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो है वो इस म्यूटिनी का जो है वो आगाज़ नहीं किया था।
सिख और मराठास जो थे उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया, और इसी तरह से जो निज़ाम ऑफ दक्कन था उन्होंने भी ब्रिटिश का साथ दिया। और ब्रिटिशर्स को जो अपर हैंड हासिल था वो ये था कि जनाब साहब उनके पास एमुनेशन की एक्सेस थी, प्लस उनके पास पोर्ट्स की जो है वो एक्सेस थी, जिसकी वजह से इनको विक्ट्री मिली और ये विक्टोरियस हुए। पॉलिटिकल कॉजेज़ देखते हैं तो लॉर्ड डाली हाउस ये था कि जनाब साहब डिस्ट्रस्ट अमंग रूलर्स जो है वो फैलना शुरू हो गई, कि जिसकी अगर कोई किसी रूलर की कोई औलाद नहीं है, कोई कह लें कि वारिस नहीं है, तो उसकी जो भी जायदाद होगी या जो भी प्रॉपर्टी होगी वो ब्रिटिशर्स के पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये था कि जनाब साहब अगर कोई कन्वर्ट हो जाता है क्रिश्चियनिटी में तो वो भी डिप्राइव नहीं हो सकता, उसको भी जो है वो उसके इनहेरिटेंस से जो है वो उसका जो बाप है या क्या कहते हैं उसके घर वाले हैं उसको क्या कहते हैं ये आग नहीं कर सकते, उसको उन्होंने लाजमी जो है वो इनहेरिटेंस जो है वो देनी है। डिसरिस्पेक्ट टू द लास्ट मुगल एम्पर, जो लास्ट मुगल एम्पर थे बहादुर शाह जफर, उनके साथ जो है वो ज़्यादती की गई, उनको जो है वो एग्ज़ाइल कर दिया गया रंगून में, जहाँ पे उन्होंने गज़ल भी लिखी थी। आपने अगर मैट्रिक के क्या कहते हैं उर्दू में पढ़ी हो कि कितना बदनसीब है ज़फ़र कफन दफन के लिए कि 2 गज़ भी ज़मीन न मिली कोहे यार में, तो उनको एग्ज़ाइल कर दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग डिज़ोल्व द टाइटल ऑफ मुगल्स, लॉर्ड कैनिंग ने जो है वो मुगल्स का टाइटल डिज़ोल्व करके ब्रिटिश राज जो है वो इनिशिएट कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ की बात की जाए तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गए, जागीरदार सिस्टम जो है वो अबॉलिश हो गया और ताल्लुकदार सिस्टम भी जो है वो अबॉलिश हो गया, जो कि शुरू से चलता आ रहा था, जिसकी बेस के ऊपर जो है वो जो दिल्ली सल्तनत है वो रेवेन्यू क्या कहते हैं कलेक्ट करती थी। रिप्लेसमेंट ऑफ लैंग्वेज हुआ कि पर्शियन को जो है वो कोर्ट लैंग्वेज जो है वो पर्शियन से इंग्लिश में जो है वो चेंज कर दी गई। जुडिशल सिस्टम जो था वो वास कॉस्टली था और मैकेनिकल था, जिसकी वजह से जो है वो हाजी शरीयतुल्लाह ने पंचायत सिस्टम का कहा, लिहाजा ये एक इशू था। रेवेन्यू सिस्टम जो है वो रिवाइज़ कर दिया गया, जो कि टैक्स कलेक्शन है उसको रिवाइज़ कर दिया गया। इंडिगो प्लांटेशन को जो है वो ज़्यादा तरजीह दी गई और जो लोकल हमारे एग्रीकल्चर होता था उसको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। एक्सक्लूड कर दिया इंडियंस को फ्रॉम ऑल सिविल एंड मिलिट्री जॉब से। इकोनॉमिक कॉजेज की बात की जाए तो ट्रेड इंटरेस्ट एस्टेब्लिश्ड हो गया, एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट करना शुरू हो गया, एडवांसमेंट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना शुरू हो गई, इम्पोज्ड हैवी ड्यूटीज़ और एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ इंडिया जो है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज की बात करें तो डिसरिस्पेक्टेड इंडियंस के डिसरिस्पेक्ट की गई, डिसऑनर किया गया वुमेंस को और फिजिकल असॉल्ट किया गया लोगों के ऊपर। फेल टू गेट जस्टिस और रेशियल एरोगेंस जो है वो दिखाया गया ब्रिटिशर्स की तरफ से। जो गोरा था उसमें बहुत ज़्यादा रेसिज्म जो है वो पाया जाता था। कन्वर्जन ऑफ मुस्लिम्स टू क्रिश्चियनिटी आफ्टर चार्टर एक्ट 1813 के लिए चार्टर एक्ट आया, जिसके बाद जो है वो कन्वर्जन स्टार्ट हो गई। मिशनरीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो स्टैब्लिश्ड हो गए। कंपनी लॉ फॉर इंडियंस लाइक विलियम बेंटिक ने प्रोहिबिटेड किया द प्रैक्टिस ऑफ सती इन 1829। इन 1832 एंड 1850 लॉज वर पास्ड कंसर्निंग सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी। द रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1856 also decided that none would be deprived of his hereditary property on the ground of changing in the रिलीजन या इन हिज रिलीजन, जो मैंने पहले बताया था आपको पीछे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में। इन 1856 विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड बाय लॉर्ड कैनिंग एंड द हिंदूज फेल्ट दैट द गवर्नमेंट वाज इंटरफेयरिंग इन देयर सोशल एंड रिलीजियस अफेयर्स। उसके बाद कुछ मिलिट्री कॉजेज थे जनाब। बंगाल आर्मी जो थी वो कंसिस्ट ऑफ ओहद थी, क्या कहते हैं ज़्यादातर जो है वो कह लेंगे रेवेन्यू भी वहाँ से आता था, वो उनके कंट्रोल में चली गई। सिख और मुस्लिम्स की बात की जाए तो वो बड़े क्या कहते हैं नाला थे, जिसकी वजह से वो दाढ़ी कटवाने के ऊपर और क्या कहते हैं हेयर्स कटवाने की वजह से या बैंगल वेयरिंग की वजह से आए, एयरिंग्स वेयरिंग की वजह से जो है वो बड़े क्या कहते हैं कह लें नाला थे। डिप्राइव्ड ऑफ द प्रिविलेजेस नहीं दी जा रही थी, जैसे पेंशन की बात की या सैलरी की बात की या मुआवजे की बात की। और इनफील्ड राइफल वाला केस जो ग्रीस्ड एनफील्ड राइफल्स की बात की गई वो भी एक वजूहात थी। इफेक्ट क्या हुए आफ्टर मैथ की हम बात करते हैं। द वायसराय लॉर्ड कैनिंग अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ कंसोलेशन के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो पॉलिसी ऑफ कंसोलेशन जो है वो अडॉप्ट की गई लॉर्ड कैनिंग की तरफ से। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबॉलिश्ड एंड द ब्रिटिश क्राउन गवर्नड इंडिया डायरेक्टली। ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया और ब्रिटिश राज जो है वो नाफिज हो गया। द वायसराय टोल्ड इंडिया एंड अश्योर्ड ऑल
द प्रिंसेस डैट द ब्रिटिश हैड नो विश फॉर फर्दर एक्विजिशंस। वायसराय ने जो है वो पूरा टूर किया सब कॉन्टिनेंट का और ये इंश्योर करवाया उन स्टेट्स को, 500 से ज़ायद स्टेट्स जो थी वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, कि अब मज़ीद जो है वो हम एक्विजिशन जो है वो उसके ख्वाहिशमंद नहीं हैं, लिहाजा आप अपनी एक बाउंड्री में जो है वो ख़ुद मुख्तार हैं, आप ऑटोनमस एंटिटी ही आपको जो है वो कंसिडर किया जाएगा, जिसमें 500 प्लस स्टेट्स थी, जिसमें कश्मीर, हैदराबाद शामिल है, वर लेफ्ट आउट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एज सेपरेट ऑटोनमस एंटिटीज़। उसके बाद दे रिकॉग्नाइज ब्रिटिश एज अ पैरामाउंट पावर ऑल्थो दे रिमेन्ड फ्री इन इंटरनल मैटर्स, के वो ब्रिटिश को ही जो है वो पैरामाउंट पावर मानेंगे, जबकि वो अपने इंटरनल मैटर्स में जो है वो खुद मुख्तार हैं। एंड इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन ब्रिटिश इंडिया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का क़याम हुआ, लेकिन लेजिस्लेशन भी तो होनी है, कानून साजी भी तो होनी है। इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 जो है वो उसको नाफिजुल अमल हुआ, जिसके तहत जो है वो सिविल सर्विसेज जो है वो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन जो है वो इनिशिएट हुई सब कॉन्टिनेंट में। इंटेंसिफिकेशन ऑफ बिटरनेस जो है वो कड़वाहट जो है वो बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो है वो इंक्रीज़ हो गया। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस जो है वो स्टार्ट हो गई, जिसपे हमने इंडिगो प्लांटेशन की बात की, ट्रेड टैरिफ्स की बात की। आफ्टर डिपोजिंग द मुस्लिम रूलर्स फ्रॉम द थ्रोन दे इम्प्लीमेंटेड अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी विद रेडिकल चेंजेस। उसके बाद जो है उन्होंने एजुकेशनल पॉलिसी भी जो है वो रिवाइज कर दी। पॉलिसी क्या थी कि उसने अरबी को बैन कर दिया, पर्शियन एंड रिलीजियस एजुकेशन इन स्कूल्स एंड मेड इंग्लिश नॉट ओनली द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बट आल्सो द ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1835 के जनासा उन्होंने अरबिक, पर्शियन और रिलीजियस एजुकेशन को जो है वो बैन कर दिया स्कूल्स में, प्लस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इनिशिएट हो गई और ऑफिशियल लैंग्वेज 1835 में जो है वो नाफिजुल अमल हो गई। द ब्रिटिश रिजॉल्व द स्क्वाश द मुस्लिम अंडर आ प्रीमीडिएटेड स्कीम। कहा यह जाता है कि जनाब साहब ब्रिटिशर्स ने एक सोची समझी साजिश के तहत जो है वो इनको बेसिकली सप्रेस्ड किया मुस्लिम्स को। शुक्रिया। सप्रेस्ड किया मुस्लिम्स को। उसके बाद पॉलिटिकल कंडीशंस की बात की जाए तो द डेथ ऑफ औरंगजेब, आलमगीर सुल्तान, टीपू सुल्तान एंड इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट बहादुर शाह जफर्स डेथ वाज अ ब्लो टू द मुस्लिम्स, के ये एक बहुत बड़ा कह लें कि ये जो सानियात हुए ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। पॉलिटिकली द मुस्लिम्स वेंट स्ट्रे ग्रोपिंग इन द डार्कनेस। हुआ ये कि मुसलमान जो है वो एक अंधेरे में धकेलते चले गए। इट सीम डेट दे हैड बीन डिस्टाइंड टू द एंडलेस सब्जुगेशन। आप कह सकते हैं कि ऐसा लगता था कि इनका जो मुकद्दर है वो एंडलेस सब्जुगेशन के ऊपर है, यानी जो ला इम्तनाही महकूमी है उसके ऊपर है जो है वो बेस कर रहा है। या आप कह सकते हैं कि मुसलमानों का जो मुकद्दर है या फ्यूचर है वो बड़ा एक डार्क में है और कह लें कि और एक लंबे अरसे तक जो है वो ऐसे ही चलेगा। इकोनॉमिक कंडीशंस की बात की जाए तो आफ्टर द वॉर ऑफ 1857 द मुस्लिम्स हैड टू फेस इन एक्सप्रेसिबल मिजरीज, क्या कहते हैं मिजरीज का सामना था। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल प्रिविलेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स। इट रिजल्टेड इन देयर रेस्टनेस इन इकोनॉमिक फील्ड। और उसके बाद महाज पर भी जो है वो क्या कहते हैं सामना करना पड़ा मुसलमानों को। आप ये कह सकते हैं कि मुसलमानों को जो है डिप्राइव्ड किया गया माशी समाजी के साथ साथ माशी महाज पर भी। उसके बाद सोशल कंडीशंस की बात की जाए तो मुस्लिम्स वर सोशली रिजेक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स, दे डिप्राइव्ड ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन, ऑल टुगेदर रूइंड पॉलिटिकली एंड बैंकरप्ट इकोनॉमिकली। कहा यह जाता है कि जनाब साहब ये पॉलिटिकली भी रूइन हो चुके थे जबकि बैंकरप्ट हो चुके थे इकोनॉमिकली। अकॉर्डिंग टू विलियम हंटर द इंग्लिश रूलर्स वर्ड नॉट रिकॉग्नाइज इवन द एग्जिस्टेंस ऑफ मुस्लिम्स। कहा यह जाता है कि विलियम हंटर के मुताबिक कि इंग्लिश रूलर्स जो हैं वो ये महसूस कर रहे थे कि मुसलमान यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, इनकी एग्जिस्टेंस ही जो है वो ख़त्म कर देनी है। एजुकेशनल कंडीशन की बात की जाए तो ब्रिटिश रूलर्स रिस्ट्रिक्टेड अरेबिक एंड पर्शियन एजुकेशन इन स्कूल, पर्शियन वाज आउस्टेड फ्रॉम द पब्लिक ऑफिसेज एंड इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। कॉन्सिक्वेंटली ओनली 17 मुस्लिम्स आउट ऑफ 525 persons did the graduation from the universities of Bombay, Calcutta and Madras in 1870। तो लिहाजा आप ये देख लें कि उस वक्त मुसलमानों के क्या हालात थे। तो 1857 के बाद
ये जब इतनी ज़्यादा डार्कनेस में चले गए थे तो एक क्या कहते हैं रिफॉर्मर ऐसा आया जिन्होंने समझ लें कि अंधेरे में रोशनी का काम किया, जिनका नाम सर सैयद अहमद ख़ान था। उनके हम रिफॉर्म्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और सर सैयद अहमद ख़ान के बाद इलामा मोहम्मद इकबाल और कायद आज़म की बात करेंगे। इस तरह से जो हमारे मुस्लिम रिफॉर्मर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और आइडियोलॉजी वाला पोर्शन भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो हम स्टार्ट करेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल मुस्लिम स्ट्रगल इन द सब कॉन्टिनेंट के क्या क्या स्ट्रगल किया, जिसके तहत जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, या डिफरेंट जो एक्ट्स हैं हम उनकी बात करेंगे। शुक्रिया।